चलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के आगे के लेसन आगे पार्ट को देखेंगे। कल आपको फेजर्स डायग्राम पढ़ाया गया था पिछले लेक्चर में। चलिए देखिए, फेजर्स डायग्राम को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। देखो, कल आपको तीन प्रकार के सर्किटों को पढ़ाया गया था। एक बार कहा गया था आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एक ये बताया गया था। ठीक, एक बताया गया था वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये दोनों इक्वेशन बनाई गई थी ना। इसमें कला किसे कहते हैं? जो साइन का पूर्णांक होता है उसे हम कला कहते हैं। ये साइन का पूर्णांक है, इसका पूर्णांक ओमेगा टी है, तो कला कितनी है? ओमेगा टी। इसका भी ओमेगा टी। ठीक, तो सिंपल से यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि धारा व वोल्टता दोनों समान कला में है। धारा व वोल्टता दोनों समान कला में है, जिसका तरंग डायग्राम कला ऐसे बनाया गया था। ठीक है, ऊपर ऐसे ऐसे वोल्टता थी, याद हो तो। ठीक है, और दूसरे में इधर क्या थी? इस तरह से अगर देखें तो दूसरी आपकी ऐसे वोल्टता थी, ऐसे धारा थी। धारा थोड़ा नीचे थी, क्यों थी मैंने बताया था कि जेड से डिवाइड किया जाता तो कंप्लीट करंट नहीं वोल्टेज में कन्वर्ट होती, वोल्टेज थोड़ा सा ज़्यादा ही रहती है। ठीक, तो यहाँ पर ये वी नॉट था, ये पीक वैल्यू थी, और ये क्या था? आई नॉट। इसका फेजर्स डायग्राम भी कुछ ऐसा ही बना था, याद हो तो। ऐसे बीच में ये ओमेगा टी पूर्णांक है ना, कला ओमेगा टी, और दोनों इसी पर था। ठीक है, थोड़ा आई नॉट थोड़ा नीचे था और वी नॉट थोड़ा ऊपर था। ये फेजर्स डायग्राम था, मतलब दोनों समान कला में, दोनों कला कितनी है? ओमेगा टी की है। ठीक, तो एक इक्वेशन एक हुई थी। दूसरी वाली इक्वेशन क्या थी? एक थी आई इज इक्वल टू आई नॉट, याद होगा तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और प्लस का फाइव। ठीक, ये, और उसको दूसरी वाली थी वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये थी। तो इसमें हम कहते हैं समान कला में, इसमें कहेंगे देखो धारा जो है ओमेगा टी प्लस फाइव है, मतलब इसकी कला में फाइव का अंतर है। ठीक है, मतलब इसकी कला को अगर मैं फाइव वन कह लूँ तो फाइव वन कितना है? ओमेगा टी प्लस फाइव, और फाइव टू कितना है? कितना है? और केवल फाइव है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? कला अगर निकालें, डेल्टा फाइव अंतर निकालें, तो ओमेगा टी और प्लस फाइव माइनस का फाइव, फाइव से फाइव कैंसिल। देखो ये आपका कितना है? नहीं, ओमेगा टी है केवल इसका, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो केवल क्या बचेगा? फाइव। तो फाइव कला का अंतर है दोनों में। ठीक है, तो देखो ये वाला टॉपिक हटा देते हैं, ये हट गया। देखो ये दोनों इक्वेशन पे देखो देखो, यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि धारा जो है वोल्टेज से फाई कला अग्रगामी है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे भाई? ओमेगा टी प्लस फाई है ना, तो ये कहेंगे कि धारा वोल्टेज से फाई कला अग्रगामी है। धारा वोल्टेज से फाई कला अग्रगामी है। इसके लिए आपको तरंग ऐसे बनाया गया था, याद आएगा तो। देखो पहले वी यहीं से स्टार्ट किया गया था, क्योंकि वी में दिखाया नहीं गया है तब, ये वी था। हम्म, अब देखो जो आई था वो किधर से दिखाया गया था, उस पर ध्यान देना जरा। देखो आई आपका यहीं से दिखाया गया था ना, इस जगह से, ऐसे याद आ रहा है। ठीक, इस जगह से आपको दिखाया गया था। यहाँ से ऐसे देखो। हाँ, ये ऐसे था। देखो जब आपकी धारा मैक्स वोल्टेज मैक्सिमम है, देखो वोल्टेज ये मैक्सिमम है ना, वी नॉट। ठीक, तो आपसे इसके मैक्सिमम होने से पहले ही देखो ये टी टाइम टाइम इंटरवल है, इसके मैक्सिमम देखो वोल्टेज अब हुआ टी बाई टू पर, वोल्टेज टी बाई टू पर ये जीरो है। ठीक है, ये टी बाई कितना है? नहीं, टी बाई फोर पर, और ये टी बाई कितना है? टू है, और ये टोटल टी है। ठीक, तो देखो जीरो डिग्री पर वोल्टेज जीरो, मतलब जीरो समय पर, टी बराबर जीरो पर वोल्टेज जीरो है, लेकिन धारा जो है वो अपनी पीक वैल्यू पर है, आई नॉट पर। ठीक, लेकिन जब वोल्टेज मैक्सिमम हुआ तो धारा आपकी क्या हो गई? जीरो। ठीक, इस तरीके से ये करंट आपको ऐसे चलती मिलेगी। समझ में आया कि नहीं है? तो आगे की ओर ऐसे बढ़ी, तो ये हो गया आपका। और इसका फेजर्स कैसा था, याद आ रहा है? ये फेजर्स ऐसा था। हम्म, देखो वोल्टेज के लिए खींच लो पहले, ये हो गया वी नॉट, ये क्या हो गया? वी नॉट। इसका कॉलम दर कितना है? ओमेगा टी। अब इससे फाई कला अग्रगामी, तो यहाँ कहीं फाई कला अग्रगामी होगी। देखो अग्रगामी का मतलब पॉजिटिव डिग्री हो, पॉजिटिव कौन होना चाहिए? पॉजिटिव इधर ही होता है ना, एंटी क्लॉक वाइज। तो एंटी क्लास का मतलब ये फाई आ गया। ठीक है, तो क्या आपका कितना? फाई कह लो या पाई बाई टू कह लो, नोट्स में पाई बाई टू दिखाया गया तो 90 कला आगे। ठीक है, 90 कला कितना आगे? ये हो गया आपका आई। बातें समझ आई? ये इसका फेजर्स डायग्राम, बहुत अच्छे से इसको सब कवर करिए तब समझ में आएगा। थर्ड नंबर, तीसरी स्थिति क्या पढ़ाई गई थी? तीसरी स्थिति पढ़ाई गई थी
कि आई इज इक्वल टू थर्ड स्टेप, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये पढ़ाया गया नेगेटिव, मतलब कि फाइव नेगेटिव, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब ये है कि धारा आपके पीछे ही है। देखिए इसका तरंग डायग्राम क्या है, हम कहेंगे कि धारा वोल्टेज से फाई कला क्या है, पश्चगामी है। यहाँ पाई बाई टू भी लिख के दिखा सकते हैं, तो पाई बाई टू हो जाएगा, पाई बाई सिक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो ये हो गया आपका, पहले वोल्टेज वाला खींच लिया। अब देखो धारा जो है वो पाई बाई टू कला क्या है, पश्चगामी है। चलो देखो पाई बाई टू कला पश्चगामी, तो देखो ये पश्चगामी हो गई। ऐसे ऐसे ठीक। देखो ये आपकी जीरो पर है, ये माइनस पाई बाई टू पर, पाई बाई टू पर या फाइव पर जो कह दो, ठीक है वो आपका मतलब फाइव की जगह पाई बाई टू। ज़्यादातर डायग्राम जो है पाई बाई टू कला के लिए बना रहा है, याद रखना, ठीक है। मतलब फाइव होगा लेकिन पाई बाई टू के लिए डायग्राम बना बना के समझा रहा है, ठीक। इसका जरा फेजर्स क्या होगा उस पर भी ध्यान देना। तो देखो पहले वी नॉट खींच लिया, क्योंकि इसमें कोई कला वाला नहीं दी गई, तो ये ओमेगा टी खींच लिया आपने ऐसे प्लस का। अब पश्चिगामी, तो पश्चिगामी क्लॉकवाइज नापेंगे नीचे की ओर, है ना, और इससे नीचे की ओर फाइव बाई टू मैं पाई के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने फाइव कह लिया, ये हो गया आई, और ये हो गया क्या, ये पश्चिगामी वाला हो गया, ठीक है। कहेंगे धारा पाई वाला क्या है, पश्चिगामी, तो पश्चिगामी का मतलब निगेटिव वैल्यू को उल्टी नापेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आया कि नहीं है। ये हो गया आपका। देखिए मुख्य धारा परिपथ, कुछ मुख्य धारा परिपथ हैं उनको देख लीजिए। ठीक है शुरुआत करें। पहला है मुख्य धारा परिपथ, और इसमें हेडिंग नहीं पड़ी है, डाल लीजिएगा, इसमें पहली हेडिंग है फर्स्ट नंबर। जब परिपथ में, नोट्स में नहीं पढ़ा है डाल लीजिएगा, जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध हो, जब परिपथ में कौन लगा हो, शुद्ध प्रतिरोध, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब शुद्ध प्रतिरोध हो, जब परिपथ में क्या हो, शुद्ध प्रतिरोध। तो देखो जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध होगा तो हम इसको कहेंगे आर सर्किट, क्या कहेंगे, अंग्रेजी में इसको लिखेंगे आर सर्किट, CIRCU सर्किट, इसको अंग्रेजी में कहेंगे आर सर्किट। देखो परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा, तो यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस लगा, ये आपका क्या है, AC करंट, कैसा है, AC करंट, AC स्रोत है, ये R, ठीक, ये आपको दिया गया। और इसका इक्वेशन आपको पता है कितना होता है प्रत्यावर्ती धारा का, करंट मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव, इधर से धारा जा रही है। देखो प्रत्यावर्ती धारा में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे तो सब बैटरी से करंट मिलते थे, और बैटरी से करंट हमेशा पीक वैल्यू मिलती थी, DC करंट होती थी, उसमें एवरेज नहीं निकालते थे। लेकिन जब प्रत्यावर्ती धारा होती है उसका एवरेज करंट होता है, कैसा होता है, एवरेज करंट, वो समय के साथ वेरी करती है, इसीलिए इसके वोल्टेज का इक्वेशन, प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो है, देखो इक्वेशन क्या होता है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब समय के साथ देखो ये वेरी करती है ओमेगा टी पे। भाई अगर हम DC करंट लेते तो V बराबर वी नॉट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वी नॉट। AC के लिए ओमेगा टी इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि ये करंट एक बार पॉजिटिव एक बार डायरेक्शन इसकी बदलती रहती है, इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, ये हटिए। अब इसका डेरिवेशन, जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध हो तब देखो क्या क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, ठीक, शुरू करें। चलो देखो पहला, माना प्रत्यावर्ती स्रोत की वोल्टता, ऐसे लिख लेंगे, माना प्रत्यावर्ती स्रोत की वोल्टता, सिंपल सा आप लिख लीजिए, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, क्या बना लेंगे, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे हम, फिर ओम का नियम लगा लेंगे, क्या लगाएंगे,
ओम के नियम से। इसे हम P इज इक्वल टू आई इंटू आर, इसे ठीक। यहाँ से I बराबर V बटे क्या लिख सकते हैं, आर। आई बराबर V की वैल्यू V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में आर, ठीक। ये हो गया V नॉट अपॉन आर। अब देखो V नॉट अपॉन आर, आप इसको I नॉट लिख सकते हैं। अरे भाई I इक्वल टू V बाई आर होता नहीं होता है, क्योंकि आपने पढ़ रखा I बराबर V बाई आर, ये देखो लिखा भी है तो बगल ही रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे V नॉट रख लूँ तो यहाँ I नॉट भी लिख सकता हूँ, ठीक। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ I इक्वल टू आई नॉट और क्या लिख सकता हूँ, साइन ओमेगा टी, ठीक। जरा इन दोनों लाइनों पे ध्यान देना। तो इक्वेशन जो बनी है इसके इन पर ध्यान देना, एक इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 पे, ठीक। शुरू करूँ, देखो आपका ये आ गया धारा, मतलब बोल्टा के समीकरण से मैंने शुरू किया था आधार मान के, और ये इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। अब यहाँ समीकरण नंबर 1 और 2 से स्पष्ट है, समीकरण नंबर 1 व 2 से स्पष्ट है कि समीकरण नंबर 1 व 2 से स्पष्ट है कि धारा तथा वोल्टता की धारा तथा वोल्टता के बीच, देखो दोनों ओमेगा टी कलांतर में कोई नहीं, वोल्टता किसमें है, समान कला में। क्या लिखेंगे हम, समान कला में, ठीक। क्या लिख लिया मैंने, समान कला में। अब इसके लिए हम तरंगारेख बनाएंगे। तरंगारेख ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब, तरंगारेख। चलिए देखो, तरंगारेख जब खींचेंगे तो थोड़ा ध्यान से तरंगारेख खींचेंगे, दोनों समान कला में है जब, दोनों का तरंगारेख और फेजर डायग्राम। चलो देखो, देखो हम पहले ऐसे खींच लेते, ऐसे एक पूरी लाइन खींच लेते। अब देखो एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये टाइम वाली लाइन, समय वाली रखना, कौन सी है, समय। अब देखो पहले ये आप वी नॉट को ऊपर तक खींच लेंगे पूरा, ऐसे नीचे ये खींचा, ठीक। अब देखो होगा क्या, ये वाला टॉपिक ये हो गया आपका वी नॉट, यहाँ तक मैंने दिखा दिया वी नॉट, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अब समान कला में है तो एक साथ अपने टाइम टाइम सेम होगा, ठीक है। तो ये देखो सेम टाइम वाली लाइन है। तो अब जरा वोल्टेज वाली खींच लो। देखो अब जो धारा वाली है वो ऐसे चलेगी साथ में से, देखो एक ही समय पे अपने पीक वैल्यू को, थोड़ा नीचे रहेगी वैल्यू कम रहेगी, लेकिन एक ही समय पे अपने पीक वैल्यू को लेंगे, ठीक। तो देखो ये हो गया इसका आई नॉट, क्लियर। थोड़ा कम वैल्यू रहेगी लेकिन एक समय पे, ठीक। ये हो गया आई नॉट। ऐसे देखो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा माइनस का आई नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका वी नॉट, ठीक, माइनस का। ये हो गया आपका, क्लियर। आगे देखो, इसका फेजर्स बनाते हैं, फेजर्स डायग्राम। फेजर्स डायग्राम, चलो देखो फेजर्स डायग्राम इसका ऐसे क्रिएट करिए, ये हो गया। देखो एक दोनों में ओमेगा टी, एक लाइन खींच लेंगे स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा यहाँ पे दिखाइए इसको वी नॉट, और थोड़ा नीचे करंट मिलती है आई नॉट। अब देखो इसको इधर ड्रा कर लीजिए, ये हो गया आपका वी नॉट, ऊपर थोड़ा सा आई नॉट थोड़ा कम, ये हो गया, और ये हो गया ओमेगा टी, ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में ओमेगा टी, ठीक। ये हो गया आपका, इसको कहते हैं फेजर्स। समझ में आया कि नहीं है। अब कुछ नोट लिखे हैं उसको देखिए, याद करिएगा, फेजर्स का काम बहुत है। नोट लिखा है उसको देख लीजिए, नोट में क्या लिखा है, नोट नंबर 1 लिखा है लेंथ ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंट द पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, एंड वोल्टेज। देखो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये देखो ये वेक्टर आई नॉट है, वेक्टर आई नॉट, इसकी लंबाई जो है वो धारा के
पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, मतलब आई नॉट को रिप्रेजेंट करती है। और इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक की धारा के वोल्ट मतलब वी नॉट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आपको पता है वी नॉट ऊपर क्यों होता है थोड़ा सा। ठीक है, वी नॉट की वैल्यू ज़्यादा इसलिए होती है कि आई इज इक्वल टू वी नॉट बटे क्या होता है, जेड होता है। हम्म? मतलब ये है कि अगर जेड जरा सा भी हुआ, ठीक है, जरा सा भी बढ़ा, अरे और रजिस्टर अगर परिपथ है तो कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा ही। तो इसका मतलब ये है कि जो है भाई आप जेड को बढ़ाएंगे तो आई क्या करेगा, कम होगा। ठीक, वी नॉट अपना वैसे रहेगा, कांस्टेंट मान लेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। इस तरीके से कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका हमेशा नीचे रहता है, ये ध्यान रखना, कम रहती है थोड़ी सी। नोट पहला हो गया। ठीक, तो मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, आपकी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ये पहला हो गया। दूसरा क्या लिखा है, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस रिप्रेजेंट इंस्टैंटेनियस करंट एंड वोल्टेज। और जो ये आई नॉट और वी नॉट लिखता है, इसका जो प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन मतलब झुकाव, ये आपको क्या बताता है, आई आर एम एस और वी आर एम एस वैल्यू। क्या बताता है, वी आर एम एस और आई आर एम एस वैल्यू। प्रोजेक्शन का मतलब ये वाला है ना, ये आई नॉट, ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू, ये आपकी होती है क्या, ये आपकी होती है आई आर एम एस और वी आर एम एस। मतलब प्रोजेक्शन जो है इस पर वो आई आर एम एस और क्या दिखाता है, वी आर एम एस वैल्यू दिखाता है। मतलब ये आपका वी नॉट नहीं, ये वी आर एम एस को रिप्रेजेंट करेगा जो प्रोजेक्शन होगा इस पर। मतलब जितना भी होगा यहाँ से यहाँ तक, ये सब वी आर एम एस वैल्यू है। ठीक, और ये हो गया आई आर एम एस वैल्यू। समझ आए, तो ये दो चीज़ें हो गई। क्लियर है। अब आगे देखो, फिर इसके बाद दूसरी सर्किट शुरू करते हैं। चलिए, सेकंड सर्किट है। जब परिपथ में सेकंड, अगला, जब परिपथ में शुद्ध प्रेरक लगा हो, सेकंड, जब परिपथ में शुद्ध प्रेरक लगा हो, इसको कहते हैं एल सर्किट। एल सर्किट, ठीक है। देखिए, देखिए जब परिपथ में शुद्ध प्रेरक लगा हो तो देखो ये होता है इंडक्टर। ये प्रेरक लगा है परिपथ में, केवल प्रेरक है और कुछ नहीं। तो ये हो गया आपका एसी करंट। इसमें धारा आई बह रही है। इसके इक्वेशन वी, सप्लाई वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा। ठीक, ठीक, ये है आपका। अब प्रेरक लग गया, ये आप धारा इधर से जाएगी, देखो धारा इधर से जा रही, तो आपको पता है ये हायर पोटेंशियल पर, ये किस पर, लोअर पोटेंशियल पर। ठीक है, अब ये हायर पर और लोअर पर, ये प्लस टर्मिनल, ये कौन सा, माइनस टर्मिनल। क्लियर है। ठीक, अब शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर देखो, अब इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे हम। प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण पहले लिख लेंगे। किसका, प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण। प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, चलिए देखिए। आप जानते हैं कि v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन होती है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दें। ठीक, अब जब वी नॉट साइन ओमेगा टी हो गया तो अब जरा ध्यान दो, अब हम लूप में किरचॉफ का द्वितीय नियम बनाएंगे। भाई ये लूप है ना, तो देखो यहाँ प्लस से स्टार्ट किया, ये लूप बना लिया आपने। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। तो ये लूप बना लिया, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से, लूप में किरचॉफ के द्वितीय नियम से शुरू करो। हायर से लोअर जाएंगे, है ना, कहाँ जाएंगे, हायर से लोअर। भाई इसके पोटेंशियल को मैं बी मान लेता हूँ, ये बी है। भाई यहाँ पर भी है माइनस, देखो ये हो जाएगा आपका, इसमें जाएंगे तो भाई इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल को मैं ई मान लेता हूँ, स्मॉल ई। तो देखो हायर से लोअर जाऊँगा, हायर से लोअर, लूप में हायर से लोअर जाऊँगा। तो जब लूप में हायर से लोअर जाऊँगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस का ई होगा। क्या लिखेंगे, माइनस का ई। और जब इधर से इधर आऊँगा तो देखो यहाँ माइनस से प्लस जाऊँगा, माइनस से प्लस, प्लस का वी, है ना, प्लस का वी इज इक्वल टू 0, ये आएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ से अगर मैं ट्रांसफर करूँ तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई। और आपको मालूम है कुंडली के ई का मान पता है, ई इज इक्वल टू था एल डी आई बटे डी टी, है ना, क्योंकि ई इज इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, एल डी आई बटे डी टी। एल
डी आई बटे डी टी स्वप्रेरणा वाले लेसन में पढ़ाया गया है। ठीक है, कुंडली के लिए जो ई का मान होता है, चूंकि ई बराबर आपने पढ़ रखा है कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ई इक्वल टू एल डी आई बटे डी टी, ये आपको पढ़ाया जा चुका है। ठीक, तो देखो जरा देखो ये आ गया आपका। अब मैं अगर देखो यहाँ से एल डी आई बटे डी टी इधर लिख लूँ और वी का मान रख लूँ, तो ये देखो एल डी आई बटे टी टी इज इक्वल टू वी, और वी का मान रखूँ यहाँ तो वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हो गया एल डी आई बटे, इसको ऊपर किसका दूँ थोड़ा देखो। अब फिर इसके बाद यहाँ से इसको ऐसे रहने दो एल डी आई, और इधर टी टी को ट्रांसफर कर लो, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी और इंटू कितना डी टी, दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर अगर मैं समाकलन कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखो एल हो जाएगा इधर एल इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा डी आई, और डी आई का मतलब जीरो से करंट शुरू होगी, आई नॉट तक जाएगी, आई तक जाएगी, है ना। और इसी तरीके से यहाँ से लिखेंगे हम क्या, वी नॉट का पीक वैल्यू है तो इसको कांस्टेंट कर लो, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कितना, ये हो गया आपका। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर कितना होता है, एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर कितना एक्स, और एक और लगा लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स इज इक्वल टू 1/a, ये हो जाएगा माइनस का कॉस ए एक्स, ये पढ़ रखा है तो यहाँ पे लगा लो, तो ये हो जाएगा एल और साथ में कितना हो जाएगा आई, एल और इंटू आई, समझ में, एल इंटू आई। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस का वी नॉट, ओमेगा नीचे आ जाएगा पूर्णांक है ओमेगा, इंटू साइन का क्या होता है कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। ठीक, इंटीग्रेट कर दिया, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट कर दिया यहाँ से, सिंपल से इंटीग्रेशन करो, इसमें लिमिट लगाने की आवश्यकता ही नहीं, इंटीग्रेशन डी आई डायरेक्ट आई हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, लिमिट ना लगाओ, चलो ये हो गया आपका। अब इसके बाद ध्यान देंगे क्या कर सकते हैं, इसको इस वाले एल को नीचे भेज दो, आई इज इक्वल टू ये लिखेंगे माइनस का वी नॉट अपान ओमेगा एल, और ये क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस का। ठीक है, यहाँ तक कोई बात समझ में आई। अब देखो देखो आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं साइन के साथ, लिख सकते हैं ना, देखो इसको आप देखो आई इज इक्वल टू माइनस, भाई तभी तो कंपेयर करेंगे वी नॉट अपान ओमेगा एल, और इसको लिख सकते हैं कॉस को क्या लिख सकते हैं साइन, साथ में लिख सकते हैं ओमेगा टी, या लिख सकते हैं ऐसे पाई/2 माइनस ओमेगा टी, ऐसे समझ, ठीक है, जिससे क्लियर हो जाए। है ना, आप इसको लिख सकते हैं क्या पाई/2 और माइनस ओमेगा टी। भाई देखो क्या अंतर है, कॉस भाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसको ये लिख दिया मैंने, इसको जीरो अंदर भेज दो, ये माइनस को अंदर भेज दो साइन के। आपने पढ़ रखे हैं सारे कॉन्सेप्ट इसके बारे में। देखो आई इज इक्वल टू आप जानते हैं कि ये वी नॉट अपान ओमेगा एल है, अब साइन और साथ में साइन के साथ में ये माइनस यहाँ लगा लो, और ये लिख सकते हैं आप पाई/2 और माइनस का ओमेगा इंटू टी ब्रैकेट बंद। ठीक, आप ये सूत्र क्यों यूज कर रहे हैं, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, उसी फार्मूले का यूज कर रहे हैं, मतलब ये माइनस अंदर जा सकता है। अब माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या लिख सकते हैं आप आई इज इक्वल टू वी नॉट अपान ओमेगा एल, और इसको लिख सकते हैं आप साइन, और देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इसको आप चाहो तो अब लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस पाई/2 लिख सकते हैं, और वी नॉट ओमेगा एल, वी नॉट अपान ओमेगा एल को आप आई नॉट लिख लीजिए। ठीक है, चूंकि आप लिख सकते हैं वी नॉट अपान ओमेगा एल बराबर क्या आई नॉट। ठीक है, आप वी नॉट ओमेगा एल क्या लिख सकते हैं आई नॉट, आई नॉट क्या है प्रत्यावर्ती धारा का, भाई देखो ओमेगा एल आपका मान लिया जैसे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की तरह ये काम करेगा। ठीक है, बातें समझ में आई कि नहीं है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा का पीक वैल्यू, धारा के का उच्चतम मान। ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, इसको क्या कहेंगे हम पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इसको आई इक्वल टू इसकी जगह पर आई नॉट लिख सकते हैं, बी नॉट ओमेगा एल की जगह पर, तो ये लिख लीजिए आई नॉट, और ये हो गया आपका साइन ओमेगा टी माइनस का पाई/2। जरा इन दोनों लाइनों पे ध्यान देना, समीकरण नंबर 1 और 2 पर, है ना, ये बना लिया समीकरण नंबर। अब जरा समीकरण नंबर 1 में देखो साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2 है ना,
और इसी प्रकार से समीकरण नंबर यहाँ पे देखो एक पे, ये केवल बी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है ना। ओमेगा टी यहाँ पे है और यहाँ पर पाई माइनस का पाई बाई टू है ना। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो एल सर्किट है, मतलब जो शुद्ध सर्किट है, उसमें धारा जो है वोल्टता से पाई बाई टू कला क्या होता है, पश्चिमगामी होती है, कह सकते हैं ना। ठीक, यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम, ऐसे लिखें, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से स्पष्ट है, क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से स्पष्ट है कि शुद्ध प्रेरक वाले परिपथ में, शुद्ध प्रेरक वाले, याद करना पड़ेगा ये परिपथ में, ये सब लाइन जरूर याद होनी चाहिए। परिपथ में जो वोल्टता होती है, ठीक है, वो धारा, जो धारा वोल्टता से पाई बाई टू कला, पाई बाई टू कला क्या होती है, माइनस है ना, पश्चगामी होती है। कैसी होती है, पश्चगामी होती है। ठीक, वोल्टता से धारा पाई बाई टू कला क्या होती है, पश्चगामी होती है। तो इसका तरंग आरेख और फेजर्स डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों बनिए। ठीक है, चलिए इस वाले का फेजर्स डायग्राम और तरंग आरेख दोनों बनाएंगे। पहले तरंग बनाएंगे। चलिए तरंग क्रिएट करते हैं पहले। देखो तरंग आरेख फेजर से जरूर आना चाहिए, तरंग आरेख। तो देखो तरंग आरेख कैसे खींचेंगे, ये होगा, ये हो गया। आप देखो कि आप पहले वी वाला खींच लेंगे, वी नॉट वाला, ऐसे खींच लें। अब देखो अब वो वाला खींच लेंगे, दूसरा वाला। देखो ये वी नॉट हो गया यहाँ पे। इसको हमने कह लिया वी नॉट, ये मैक्सिमम वैल्यू है आपके पास वी नॉट। अब देखो दूसरा वाला जो खींचेंगे, जिस टाइम पे ये अपने मैक्सिमम पर है, तो इस टाइम पे करंट जो है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो देखो करंट हो गई मिनिमम, ये जा रही है। अब देखो जिस टाइम पे ये देखो पीक हो गई है, जिस टाइम पे ये जीरो है वोल्टेज, उस टाइम पे देखो ये अपनी करंट मैक्सिमम हो गई। उल्टा चलेगा बस, ये देखो ये आ रही है। समझ में आया ना, ऐसा आगे बढ़ेगा, ये आपको हो जाएगा। देखो धारा जो है वो आई नॉट है, ये पीछे की ओर है, पश्चगामी है। देखो धारा अपने धारा जो है पीछे है, माई नेगेटिव साइड में, देखो पश्चगामी यहाँ से चलेगी। और वी नॉट मतलब जब वी नॉट अपने पीक पर है तो धारा शून्य है, ठीक है, और जब वी नॉट शून्य है तो धारा पीक पर है, मतलब दोनों में कितना अंतर है, पाई बाई टू कला का अंतर है। इसका फेजर्स बना लो। इसका फेजर्स कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, एक आधार वाला पहले बना लेंगे, ठीक है, वी वाला माना था आपने, ये टी है आपके पास टाइम वाला, तो देखो ये आपका आधार हो गया। वी नॉट, इसमें आपने कुछ नहीं दिखाया है तो आप इसको वी नॉट खींच लीजिए, और ये हो गया आपका, यहाँ पे खींच लिया वी, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। देखो इसका एंगल आपने ओमेगा टी लिया है, कोणांक, है ना। अब धारा जो है पाई बाई टू कला न पश्चगामी है, तो इधर से सीधे इससे पाई बाई टू, इससे पाई बाई टू कितना हो जाएगा, ये वाला है पाई बाई टू, देखो 90 है नहीं, ये आई नॉट हो गया, इसको इधर खींच लेंगे, या आई नॉट हो गया नेगेटिव साइड में। तो इनके बीच का कोण देखो, ये वाला 90 कला है नहीं, 90 कला है पूरा पूरा, ये हो जाएगा पाई बाई टू। ढंग से बनाना, थोड़ा सा इसमें चित्र सही नहीं बना, ठीक है। ये देखो ये दोनों के बीच का कोण 90 अंश दिखना चाहिए, ये वाला, ये वाला, फेजर्स ध्यान रखना। आई धारा जो है वो पाई बाई टू कला क्या होती है, पश्चिमामी होती है। ठीक, इस तरीके से ये आपकी एल सर्किट पूरी हो गई, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको आज के लेक्चर में 2 सर्किट पढ़ाएगी, 2 सर्किट आप तैयार करिए, ठीक है। और हाँ एक चीज़ अभी बच गया है, इसमें उसको क्लियर कर लेते हैं। फेजर्स बनने के बाद आप देखो आपको एक टॉपिक और पढ़ाया गया है, इसको पर किसका दें, इस वाले पे ध्यान देना। देखो आपको अब बीच में एक जगह पर अभी लिखाया था आई नॉट इज इक्वल टू, क्या लिखाया था, वी नॉट अपान ओमेगा एल। अभी इसी को तो माना था आई नॉट ना, वी नॉट अपान ओमेगा एल। अब देखो इसको मैं कहता क्या हूँ, इस ओमेगा एल को इधर ट्रांसफर कर लूँ, ओमेगा एल बराबर वी नॉट अपान आई नॉट, वी नॉट अपान आई नॉट। अब देखो वी अपान आई आर पढ़ा है कि नहीं, चूंकि वी अपान आई इज इक्वल टू आर पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मतलब प्रतिरोध। इसी प्रकार से वी नॉट बटे आई नॉट, इसी को हम कहते हैं जेड या एक्सएल कह लो, क्या कहेंगे, एक्सएल। तो इसको कह लो आप वी नॉट अपान आई, ओमेगा एल बराबर हो जाएगा एक्सएल, ठीक। तब एक्सएल बराबर ओमेगा एल, जिसे कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात, मतलब है रेजिस्टेंस ही, ठीक है। जो प्रेरक का रेजिस्टेंस होता है उसी को हम प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं, इसको क्या कहेंगे हम,
एक्सेल जो है प्रेरकीय प्रतिघात है। ठीक, देखो एक्सेल जो है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय क्या कहेंगे, प्रतिघात, एक्सेल। अब चूंकि एक चीज और पढ़ रखा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ये सब फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, 2 पाई एफ, तरंग के लेसन में। तो ये हो जाएगा एक्सेल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मतलब अब डेरिवेशन ही कंप्लीट हुआ, अगर पूछा जाएगा एग्जाम में, ऐसे सब पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपान ओमेगा एल। तो यहाँ से वी नॉट को इसके नीचे भेज दो, वी नॉट जैसे वी अपान आई इज इक्वल टू आर, वो वैसे वी नॉट बटे आई नॉट को एक्सेल लिखेंगे। ठीक है, मतलब आर जो है प्रतिरोध का प्रतिरोध है ना, रेजिस्टेंस वाला प्रतिरोध है, और एक्सेल जो है वो प्रेरक का प्रतिरोध है। ठीक है, और इसको कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। क्या कहते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात। ठीक है, इंडक्टिंग इम्पीडेंस, क्या कहेंगे, इंडक्टिंग इम्पीडेंस। बात समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हो गया। अब देखो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, ठीक है, ये तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तब करना। ठीक है, देखो ग्राफ बना लूँ, ग्राफ बिटवीन एक्सेल एंड एफ, एक्सेल एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो देखो भाई एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ के, है कि नहीं। जैसे जैसे एक्सेल बढ़ेगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वैसे वैसे एक्सेल बढ़ेगा। तो सिंपल से है, इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधे से। ये देखो, तो ये जाएगा आपका एक, अगर ये वाली फ्रिक्वेंसी को दिखा दूँ, ये लाइन फ्रिक्वेंसी की है और ये किसकी है, एक्सेल की। तो देखो जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सेल भी बढ़ेगा, स्ट्रेट लाइन एकदम सीधे मिलेगी। कभी कभी एग्जाम में आया है, एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ के। ठीक है, एक सीधी लाइन मिलेगी, ये इसका ग्राफ होगा। ठीक, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपकी दो प्रकार की सर्किट आज पढ़ाई थी, एक नेट रेजिस्टेंस वाली पढ़ाई, शुद्ध प्रतिरोध वाला, और शुद्ध प्रेरक वाला। ठीक है, तो इसको सभी लोग तैयार करें, बाकी नेक्स्ट ओके।